this is pancreas, and you can see the position it is horizontally placed. ये duodenum है, इसके बीच में यहाँ पे होता है इसका head and tail, and this is the body. And there is a main pancreatic duct going. इसके side में छोटी-छोटी ducts जाती हैं. Next slide. This is dual function. This is the endocrine gland also releasing hormones. It is about the exocrine part. So there are pancreas में islets होते हैं, pancreatic islets. इसमें islets of Langerhans. These are the special cells. इनके 4 cells secrete होते हैं, alpha, beta, delta, gamma. So alpha cells are secreting glucagon hormone. They increase the sugar levels. और beta cells secrete insulin. सबको इंसुलिन पता है, secreted by beta cells. इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल्स को कम करता है. And glucagon increases the sugar levels. And you need both for the balance. We don't want low sugar. Low sugar में तो पड़े रहोगे. क्योंकि आजकल डायबिटीज बहुत कॉमन है और शुगर लेवल्स गो हाई, तो वैसे पीपल नो अबाउट इंसुलिन. बट ग्लूकागॉन इज एक्चुअली इक्वली इम्पोर्टेंट हार्मोन. बॉडी में आपको कोई चीज़ कम, बीपी कम करने का हार्मोन है तो बढ़ाने का भी है. होमो एंड हेटेरो. शुगर कम करने का हार्मोन है तो बढ़ाने का भी है. और नहीं तो लो शुगर मतलब चक्कर आके गिर जाएंगे. For glucagon you can focus hetero. For insulin you can focus homo. Rent hetero. जैसे जिन लोगों की शुगर लो रहती है ना, कई आपको पेशेंट मिलेंगे शुगर लेवल्स लो जाती है, हाइपो केसेस बहुत होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं, तो उनका ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन को सीक्रेट कर अल्फा सेल्स को एक्टिवेट करेगा. एंड देन द डेल्टा सेल्स सीक्रेटिंग सोमैटोस्टैटिन. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ये दोनों को रेगुलेट करता है. और सोमैटोस्टैटिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन हेवी ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, ब्लीडिंग रोकनी है. एक कंडीशन होती है ईसोफेगल पैरालिसिस, उसमें एकदम भप करके जैसे ब्लड निकलता है, ईसोफेगल से ब्लीडिंग होती है, 1-2 बाल्टी भर के पेशेंट ब्लड निकालता है, उसमें पेशेंट कोलैप्स हो रहा है, जा रहा है. वी गिव दिस हार्मोन सोमैटोस्टैटिन की IV ड्रिप लगा देते हैं एंड ब्लीडिंग स्टॉप्स. हाँ, तो बॉडी में इतनी बढ़िया बढ़िया ऐसी अमेजिंग चीज़ें पड़ी हैं. लेकिन लोग इंसुलिन को जानते हैं. इंसुलिन होता है. देन द एक्सोक्राइन पार्ट, ये पार्ट तो उसका एंडोक्राइन था. नाउ दिस इज ऑल्सो हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन. लाइपेज, अमाइलेज, ये सारा फैट डाइजेशन जो होता है वो लाइपेज और अमाइलेज है. और ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन होता है. थोड़ा बहुत स्टमक में हुआ था और बाकी अब निकल के पैनक्रियास, डिओडनम में पैनक्रेटिक डक्ट जाके ये ट्रिप्सिन डाल देती है और उससे फैट डाइजेशन और प्रोटीन डाइजेशन होता है. Amylase and lipase are very important, and there are many other phospholipase, cholesterase, many other. But very important, जब हम लोग पैनक्रेटाइटिस होता है, पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन है देखते हैं, तो we look at the levels of lipase and amylase. They increased. तो ये काम की चीज़ें हैं इसमें, मतलब इसमें ये बिल्कुल अच्छा. एंड दिस इज लाइक अ बैग ऑफ एंजाइम्स. और ये एंजाइम्स अंदर ही रहे तो ठीक है, क्योंकि दीज आर हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम्स. द मोमेंट दे कम आउट दे कैन डाइजेस्ट एनीथिंग. यस, तो एक सर्जरी होती है, सूडोसिस्ट या पैनक्रेटिक सिस्ट होती है, पैनक्रेटिक ग्रोथ होती है, तो पैनक्रियास के जो सर्जन्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं. एवरी डॉक्टर डजंट हैंडल पैनक्रियास, क्योंकि अगर जैसे सर्जरी करते हुए लिंक लग गया, अगर पैनक्रियास कट गया तो ऑल द एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर वेरी पोटेंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स. अभी तक स्टमक में ना मसल लेयर बहुत बड़ी होती है, इसलिए प्रोटेक्टेड रहता है. लेकिन दीज एंजाइम्स आर सो स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी कोरोसिव. इफ दे कम अक्रॉस, बाहर निकल आए, देन कॉज कैटास्ट्रॉफी. दे विल ईट व्हाटएवर दे कम इन कॉन्टैक्ट. अगर बाहर निकल गए तो इंटेस्टाइन, स्टमक, जो भी आएगा उसको खा जाए. कोरोसिव सो अंदर ही अच्छे हैं. तो अमाइलेज, लाइपेज, दीज एंजाइम्स आर वेरी कोरोसिव. पैनक्रेटाइटिस में डॉक्टर्स बहुत डरते हैं. कॉम्प्लिकेशन ये रहता है कि ये एंजाइम्स बाहर आ जाए, बर्स्ट ना हो जाए. जो भी पैनक्रेटिक लम्स होते हैं उसके लिए
मतलब सर्जन का टेंशन यही रहता है कि कुछ वो ना हो जाए, देन द पेशेंट इज गॉन। अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम बाहर आ गए promote everything, not safe. That is surgeon's tension and dilemma. Beyond that, I want to tell that this is a bag of enzymes, bag of corrosive enzymes. ये अंदर बंद ही रहे तो अच्छा है। तो आप अपने पैनक्रियास को बहुत अच्छे से डील करें, प्यार करें, प्रार्थना करें कि वो अंदर ही रहे। बट सबसे कॉमन प्रॉब्लम डायबिटीज़ ही है आजकल। बट हम मेडिकल वर्ल्ड में पैनक्रियाटाइटिस बहुत कॉमन देखते हैं। पैनक्रियाटाइटिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अल्कोहल, ओरल कंट्रासेप्टिव यूज, और भी रीजंस हैं। बट द पैनक्रियास गेट्स इन्फ्लेम्ड, इट्स अ ट्रबल, बहुत पेनफुल रहता है, वेरी पेनफुल। पेशेंट सीधा आईसीयू में जाता है, वार्ड का भी नहीं जाता। नेक्स्ट, दिस इज आइलेट ऑफ लाइगर। जो नॉर्मल इसमें ये आइलेट ऑफ लाइगर है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इज हाउ आइलेट ऑफ लाइगर फ्लोज। नेक्स्ट, डायबिटीज सबसे फेवरेट सबका इसी टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 यू फाइंड इन चिल्ड्रन फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से मिलेगा, where there is a reduced function of beta cells in islet of Langerhans and there is reduced insulin production. Clearly insulin production कम होता है, beta cells atrophied होते हैं, कम होते हैं। इसका आंसर is giving insulin. You have to put the person on insulin injection. There is no other alternative. But you see less of this. You see more of diabetes type 2, which is इसमें एक तो ये एज ऑनसेट होता है, इट स्टार्ट्स विद 45-50 एंड इट्स मोर जेनेटिक इन ओरिजिन। इफ यू हैव अ डायबिटीज इन फैमिली, मोर चांसेस ऑफ हैविंग। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, दे कैन बी लेस इंसुलिन प्रोडक्शन, दे कुड बी इफेक्ट ऑफ बीटा सेल्स कैन बी रिड्यूस्ड, बट समटाइम्स और मेनी टाइम्स इनफैक्ट 50-60% केसेस इंसुलिन प्रोडक्शन इज नॉर्मल एंड पैनक्रियास में बीटा सेल्स भी नॉर्मल है। The problem lies in the receptors. जो इंसुलिन होता है वो किसी सेल के रिसेप्टर पे आके अटैच होता है और फिर वो काम करता है। अगर ये रिसेप्टर सेल ही फॉल्टी है, in spite of having good beta cells, good insulin levels, it doesn't work because the receptors are faulty. And this happens by a gene. Suppose आपको डायबिटीज़ है, you are carrying a wrong kind of gene, so receptors are not good. इंसुलिन आके रिसेप्टर पे, सेल के रिसेप्टर पे एक्ट करता है और फिर वो मिलके काम करता है। तो रिसेप्टर ही इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? तो रिसेप्टर रेजिस्टेंस या डिफेक्टिव रिसेप्टर आर दी रीजंस इन मेनी केसेस। I mean, medically I like to tell you this, we do all kinds of that. ये तो सभी को पता है ना, कोलॉन तो सब अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसमें। दिस इज असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड एंड रेक्टल। ये मॉडल, ये रियल है। दिस इज हाउ योर कोलॉन लुक्स। दैट इज द मॉडल। दिस इज द मेसेंट्री एंड दिस इज द लार्ज कोलॉन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब खाना बन गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब जो पार्ट बच गया खाने का, विच इज़ लेफ्ट, बिकम्स द फीकल मैटर। उसमें भी पानी होता है, लिक्विड होता है। बॉडी डजंट वांट टू लूज एनीथिंग, तो जो फीकल मैटर उसमें से भी वाटर एब्जॉर्ब करती है। तो सम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन विल एब्जॉर्ब वाटर, इट विल एब्जॉर्ब विटामिन एंड विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब टू क्वाइट सम एक्सटेंट इन कोलॉन। अगर आपको B12 डेफिशिएंसी लग रही है तो कोलॉन पे काम करो। Good tip. And makes fecal matter compact. क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो गया, बट जो मैटर रह जाता है इज कैरिंग लॉट ऑफ वाटर फ्लूइड, तो इसको कम्पैक्ट बनाना, देन इट स्टोर्स फीकल मैटर, देन एक्सपेल्स फीकल मैटर एंड इट इज 1.5 मीटर इन लेंथ एंड इट टेक्स 16 आवर्स टू फिनिश योर डाइजेशन। खाने से लेके टिल एक्सक्रीशन, इट इज टिल डेफिकेशन, इट इज 16 आवर्स। इतनी मेहनत होती है
16 घंटे वो खाना बनना करना, चर्न करना, एब्जॉर्ब होना, लिवर अपना काम करता है, पैनक्रियास अपना करता है, खाते रहते हैं। उसमें जो राइट खाना है वो नहीं खाते हो, वही खाएंगे जो पता है कि दिस इज पाइल्स, हेमोरॉइड, वेरी कॉमन फाइंडिंग। इसमें क्या होता है, रेक्टल म्यूकोसा का जो इनर लाइनिंग है वो बाहर प्रोट्रूड आउट करता है। सो दिस इज लाइक अ hernia, पाइल्स, and this is hernia. Hernia, you understand? Intestinal wall, abdominal wall में बहुत सारी मसल्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, दे आर लाइक दिस, दिस zigzag ऐसे से मसल्स रहते हैं, ठीक है। तो when the muscles become weak, ठीक है, तो कुछ स्पॉट्स होते हैं इंग्वानल एरिया में, यहाँ पे जहाँ पे मसल्स क्रिस क्रॉस करके थोड़ा सा स्पेस रहता है। तो if there is a weakness in this muscle wall, these muscles, the intestinal content, like an intestine, colon, whatever, small part protrudes out of the muscles. अब ये बाहर स्किन है तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर मसल है, मसल जैसे बॉल वीक हो गई, लॉन्ग टर्म कॉफ, खांस के बंदा तो मसल वीक हो गई, या आफ्टर प्रेगनेंसी मसल बॉल वीक हो सकती है, जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, लॉन्ग टर्म वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जिसका बढ़ रहा होता है, ऐसी कंडीशन में मसल ऐसी हो गई और वहाँ से इंटेस्टाइन का थोड़ा सा अमाउंट लूज हुआ, दैट वी कॉल हर्निया। नाउ हर्निया कैन बी एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड लाइक अ लिटिल बिग वायरल, लेट्स से hernia has to be treated, hernia has to be operated. Why? Because क्या होता है, एक स्टेज होती है, थोड़ा सा प्रोट्रूड आउट हुआ तो वो निकल आता है। कई पेशेंट के इतने बड़े बड़े हर्निया तो वो अंदर अपने हाथ से अंदर डाल देते हैं। हाँ, हमारे पास मेडिकल कॉलेज में तो ऐसे लास्ट स्टेज पे केसेस आते हैं, इतने ह्यूज हर्निया ऐसे केसेस कर अंदर डाल दिया, क्योंकि वो डर भी जाता है। इससे मैकेनिकल प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ, इट्स अ मैकेनिकल प्रॉब्लम। हाँ, स्पेस होती है, उसको ऐसे करके अंदर डाल दिया। लेकिन एक स्टेज आती है जैसे बाहर निकला इंटेस्टाइनल कंटेंट, और अगर खुदा ना खाता हो, उसको हम बोलते हैं टॉर्जन, ट्विस्ट हो गया। अब क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई था वो ऐसे मुड़ गई, आर्टरी वेन उसकी ऐसे इंटेस्टाइन की, नाउ दिस बिकम्स अ मेडिकल इमरजेंसी। उस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, इस्कीमिया हो गया, नाउ देयर बी सीवियर पेन, पेशेंट कम्स इन इमरजेंसी। सो hernia ultimately leads to torsion, and you understand it, no? It will be a that part will be gone, it becomes a medical emergency, emergency में सर्जरी होके ठीक होता है। और बचता है नहीं बचता, डिपेंड्स ऑन द टाइम, है ना, कि 6 घंटे से आ रहा है तो वो तो बचेगा नहीं, हॉस्पिटल पास है तो बचता है। तो इस एमरजेंसी को अवॉइड करने के लिए हर्निया की सर्जरी करते हैं। तो डोंट अवॉइड सर्जरी, बिकॉज अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो वही चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, और हो सकता है आप सालों बिना किसी कॉम्प्लिकेशन चलो। टॉर्जन इज नॉट अ रूल, टॉर्जन कैन हैपन, टॉर्जन माइट नॉट। Now I come to the circulatory system. The oxygen from the lungs, oxygenated blood goes to the heart, heart से pump हो गया और going to all the major arteries, वहाँ से minor arteries, arterioles, so that every cell, every tissue of the body is supplied. So heart is nothing but a pump. Heart is nothing but a pump to supply blood. Yes. Next. This is how your real heart looks. Yeah. This is the heart. This is the apex. लेफ्ट साइड बोलते हैं, लेफ्ट साइड पे एपेक्स पार्ट रहता है, बट मेजर पार्ट इज इन द मिडिल एंड आल्सो ऑन द राइट साइड। दिस इज हाउ द एक्चुअल हार्ट इज, बट इट्स अ पंप टू डिस्ट्रीब्यूट द and if you cut the cross section of heart, this is how it looks inside. It will be walled with the muscles. It is a very muscular, thick muscular artery. Then next. We come to blood pressure, another very common condition. Now blood pressure is a very multifactorial. आपका blood pressure बहुत सारी चीज़ों पर depend करता है. It's not one very important. Some
किडनी में एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, द सिस्टम किडनी secretes this hormone. This hormone is raised in levels, you will find that your BP is shooting up. अभी हम किडनी के पॉइंट्स लेते हैं ना, ब्लड प्रेशर के लिए आप किडनी पॉइंट लेते हो, हार्ट के लेते हो, और जो हम दवाइयाँ देते हैं लाइक टेल्मा सार्टेन आपने सुना होगा, these are ACE inhibitors. They reduce the ACE levels. ACE inhibitors होते हैं which reduce it, so the BP comes down. Any condition of kidney, glomerulonephritis, any inflammation of kidney problem can raise the blood pressure. Then raised level of adrenaline. Adrenaline जो discharge होता है, that raises the blood pressure. If there is a chronic raised adrenaline levels, it causes. एक ट्यूमर होता है फेक्रोमोसाइटोमा. It's a tumor of adrenal gland. अगर वो बड़ा होता है तो दैट इंक्रीजेज द एड्रेनलिन लेवल. इसमें कोई स्ट्रेस की बात नहीं होती है. अगर एड्रेनलिन ग्लैंड में ही ट्यूमर है और वो एड्रेनलिन का डिस्चार्ज ज़्यादा कर रहा है तो BP goes high. There are raised levels of steroid or corticosteroid. The corticosteroids which are secreted in our own body, hormones secrete होते हैं. अगर कई लोगों का लेवल्स हाई होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से ही corticosteroids भी secrete होते हैं, तो अगर वो बड़े हुए हैं तो भी आपका BP हाई जाता है. So you should take एड्रेनल भी लेते हैं ना, किडनी लेते हैं, एड्रेनल लेते हैं. I'm telling you the reasons why we take. Then thyroid directly affects your BP. Thyroid levels are high, blood pressure will go high. तो जब आप बीपी का पेशेंट ले तो थायराइड भी कवर करें. थायराइड रह जाता है नॉर्मली. और वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज टोन ऑफ ब्लड वेसल्स. आपकी जो ब्लड वेसल्स की जो टोन है, अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये ब्लड वेसल है और ये टाइट हो गई, तो बीपी शूट्स अप. यू हैव सीन इन विंटर्स द बीपी शूट्स अप. ठंड होती है, ठंड में वेसोकंस्ट्रिक्शन बीपी गोस हाई. सबसे ज़्यादा स्ट्रोक के पेशेंट्स आपको विंटर्स में मिलेंगे, सडन हाई जंपिंग. जैसे स्प्रिंग के बाद समर आ रही तो हम बीपी की दवा कम कर देते हैं. विंटर्स में ही स्टेप अप द डोज. सेम पर्सन with the medicine, you step up the dose in winters to reduce the fever. So BP is multifactorial. These are the walls of the heart. You see, or look like this. And this is normal aortic wall. When it is stenosed, it is thickened. So you can see it's closing here. It is not closing properly. So the leak happens. Walls का काम होता है कि जैसे blood एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में चला गया, वापस ना जाए. बैक फ्लो खत्म रोकने के लिए होता है. लेकिन अगर वो बंद ही नहीं हो रहा तो यू कैन सी दैट सो इट विल regurgitate. So the blood will come back to the chamber. So this is how the problem is. You can see this thick mitral wall which is thickened. Normal देखा ना, कितना thickened है. This is the abnormal. Now, very common, what we get to see is atherosclerosis, arteriosclerosis. This cut section of artery, this is the muscle layer. Then there is the endothelial layer. What happens? एक endothelial layer है artery की, ये आर्टरी में blood जा रहा है. There is the injury happening initially. When injury happens, then the platelets will come in there. Okay, बड़े-बड़े macrophages वहाँ आ जाते हैं इकट्ठे. उसके ऊपर जो फैट होता है हम जो खाते हैं, अगर हमारे ट्राइग्लिसराइड लिपिड सब हाई है तो वो भी जा जाके इकट्ठे हो जाते हैं उसमें. ठीक है, तो टीयर हो गया एंडोथेलियल लेयर में. उसके बाद प्लेटलेट्स आ गए, मैक्रोफेजेस आ गए, फिर आपका लिपिड्स आ गए, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया और डेब्री आ गया. तो ये एक प्लैक जैसे बन जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है. यू कैन सी दिस इज नॉर्मल ह्यूमन ऑफ एनी आर्टरी. This is when the plaque is formed, it is partially blocked. And just see the और block बढ़ गया. और ये बड़ी आर्टरीज में प्रॉब्लम नहीं है. बिग आर्टरीज नो इशू. छोटी छोटी जो पतली आर्टरीज होती है, ब्रेन की छोटी छोटी आर्टरीज, हार्ट की बिल्कुल जो कॉर्नरी आर्टरी होती है बहुत छोटी होती है, इसमें ब्लॉक आ गया तो वैसे भी से नो ब्लॉक, 30% ब्लॉक, 70% ब्लॉक. इसमें जाके अब क्लॉट आ जाएगा. इसमें भी क्लॉट आ गया तो फिर भी
थोड़ा ब्लड सप्लाई का चांस है। इसमें ब्लड अगर ये छोटा भी क्लॉट आ गया तो गया। सो दैट्स व्हाई वी से कंट्रोल योर लिपिड्स। इवन दिस एंडोथेलियल इंजरी हैपेंस बिकॉज ऑफ हाई बीपी, बिकॉज ऑफ हाई शुगर लेवल्स। सो कंट्रोल योर शुगर, कंट्रोल योर लिपिड्स, कंट्रोल योर बीपी, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अल्टीमेटली अगर नहीं करेंगे तो ये सब होता है और ये चुपचाप अंदर चल रहा होता है प्रोसेस, और वो तो बाद में आता है ना, हार्ट अटैक हुआ, जो भी हुआ बाद में दिखता है एंड, बट इट्स नॉट हैपनिंग इन वन डे, इट हैज हैपेंड ओवर पीरियड ऑफ 2 years। समोसा ना खाएं प्लीज। अभी खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तुम सेम लोगों का डाल। So now you see this is the artery, this RBC is going in all। अब ये देखो इसमें प्लेट आ गया यहाँ पे, एक प्लेट इधर से भी आ गया, थोड़े कम है इधर ज़्यादा है, इतना नैरो हो गया है, ब्लड सप्लाई कम है तो ब्लड ही कम जाएगा, ऑक्सीजन भी कम जाएगी। सारा खेल ऑक्सीजन का, एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए फ्रेश एयर में ऑक्सीजन जाके वॉक करना बहुत ज़रूरी है। कि लंग कहाँ से एक्सचेंज करेगी, घर की तो बस ही बिल्कुल फ्रेश एयर में जाके ऑक्सीजन लें, डीप ब्रीदिंग करें ताकि लंग्स में जाए, एक्सचेंज हो, और फिर अपनी आर्टरीज को भी क्लीन रखें so that it can be supplied। So there is a deposition of cholesterol, lipids, macrophages, सब मिल मिला के, and it leads to hardening of arteries। The arteries are very flexible। अब नैरोइंग हो गई तो क्या होता है, पर्सन कम्स विद एंजाइना, तो नैरोइंग हो गई और उसके ऊपर एक क्लॉट आ गया, सो देयर इज अ लेस ब्लड सप्लाई टू द ऑक्सीजन। एक तो हार्ट है, हार्ट तो कम कर रहा है, लेकिन हार्ट की भी तो अपनी आर्टरीज है, वी कॉल इट कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को ही अगर ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है तो कैसे पंप करेगा वो? नाउ इन एंजाइना द ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस्ड, इट इज नॉट गॉन। व्हेन इट इज गॉन इट इज अ हार्ट अटैक, तो सीधा आईसीयू में। लेकिन एंजाइना चलते फिरते लोगों को होता है बिकॉज द कोरोनरी आर्टरीज आर रिड्यूस्ड इन ल्यूमेन and sometimes the spasm happens। Next, already blood supply is less to the heart, फिर उसके ऊपर एक थ्रोम्बस आ गया, कोई कहीं से क्लॉट चलता हुआ आ गया, so that produces angina and there can be spasm in coronary arteries। angina patient typically बोलते हैं कि चलते 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 एकदम से हेवीनेस होने लगती है, चेस्ट पेन होने लगती है, अगर वो थोड़ी देर रुक जाते हैं तो वो ठीक हो जाता है, फिर वो चल पड़ता है। That's the symptom। That blood supply is low, strain करने पे वो reduce हो जाता है। अच्छा, किससे होता है? स्मोकर्स। निकोटीन causes vasoconstriction। एकदम से ब्लड का ये ल्यूमेन है, एकदम से उसको छोटा कर दो, निकोटीन का इफेक्ट होता है। स्मोक किया, स्मोकर्स को पक्का एंजाइना, हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन होता है। So that certainly causes a, तो देखो भगवान ने इतना अच्छा बढ़िया सिस्टम दिया है, हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, कम से कम डैमेज ना करें, कम से कम ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें जो डैमेज करती है ना। सो these are the coronary arteries। You see a normal lumen and it is a plaque form, and कई प्लेक्स स्टेबल है, कई अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल प्लेक होता है उससे जो एक पोर्शन निकल के चल पड़ता है वो थ्रोम्बस बन जाता है, उसको हम मेडिकल टर्म में थ्रोम्बस बोलते हैं, जनरल टर्म में क्लॉट बोलते हैं, क्लॉट आ गया है ना, बट इट्स अ थ्रोम्बस व्हिच इज गोइंग, और अगर वो जाके आर्टरी के ल्यूमेन को ब्लॉक करेगा तो और कई बार वो रिलीज हो जाता है। एंजाइना में क्या होता है, ब्लॉक आया और वो रिलीज हो जाता है, बहुत सारे क्लॉट्स हमारी बॉडी में जो आते हैं और रिलीज हो जाते हैं, तो आपका काम चलता रहता है। बट प्लीज़ अगर एक भी सिम्टम ऐसा आता है, इट इज़ अ इंडिकेशन दैट देयर आर क्लॉट्स गोइंग अराउंड इन दिस सिस्टम, और ऐसा थोड़ी एक क्लॉट होगा, और भी हो सकता है। तो एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल जो दवाइयाँ देते हैं वो एंटी प्लेटलेट एजेंट होते हैं, वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, वो रोकते हैं, वो ही रुक जाता है तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्लेटलेट्स अट्रैक्ट कोलेस्ट्रॉल, तो इट स्टार्ट्स विद प्लेटलेट एग्रीगेशन। अगर हम प्लेटलेट एग्रीगेशन ही रोक देंगे तो ये आगे प्लेक्स नहीं बनते, इसलिए लोगों को एस्पिरिन, बेबी एस्पिरिन देते हैं, क्लैविएक्स, क्लोपिडोग्रेल दवाइयाँ। Go to varicose vein, very important common condition। जैसे हमारे वेन्स हैं, वेन्स का क्या काम होता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड
अब ये जैसे पैरों से लेके गोइंग टुवर्ड हार्ट, इट इज गोइंग एंटी ग्रेविटी, गोइंग एंटी ग्रेविटी, एंड बाय ग्रेविटी द ब्लड शुड फॉल. So to prevent the fall of blood, which will happen because you are standing most of the time, these are walls created in the veins. ये आपको आर्टरी में नहीं मिलेंगे. आर्टरी में ब्लड हार्ट से सब जगह जा रहा है, नीचे से जा रहा है, तो पूरी वॉल्स नहीं होती. इसमें वॉल्स होते हैं कि जो ब्लड आ गया ऊपर, अब वो नीचे ना गिरे ग्रेविटी के इफेक्ट. तो these are walls. It will prevent the backflow of downflow of blood. अब ये वॉल्स फॉल्टी हो गए, गड़बड़ हो गए. वेरिकोस वेन में ये वॉल्स फॉल्टी हो गए. अब वॉल्स फॉल्टी हो गए तो ब्लड नाउ विल विद ग्रेविटी इफेक्ट गो डाउन एंड स्टे देयर. नेक्स्ट पे. So this is what you see in